नमस्ते बच्चों। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का क्या मतलब होता है। आवर्त का मतलब होता है जो बार बार दोहराया जाए। जैसे कि आप प्रकृति में देखते हैं कि दिन और रात हो जाता है निश्चित टाइम के बाद। सप्ताह सोमवार से रविवार तक हो गया, फिर सोमवार हो गया, ये सप्ताह है। महीना हुआ तो 30 दिन हो गया, 4 सप्ताह बीता तो वो मंथ बदल गया, महीना बदल गया। पूरे 12 महीना कंप्लीट किया तो क्या हुआ, पृथ्वी पूरा एक गोल चक्कर सूर्य का लगा लिया, एक पूरा चक्कर लगा दिया तो 365 दिन और कुछ है जितना कि वो कंप्लीट किया है। तो हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि इसमें देखते हैं दिन रात बदल गया, फिर देखते हैं सप्ताह बदल गया, महीना बदल गया और वर्ष बदल गया। ये पूरे एकदम निश्चित तरीके से लगातार होते रही है। आप बचपन से, जब से आपको कुछ समझ आया है तब से आप ये सब चीज़ देख रहे हैं, जान रहे हैं। अब तो आप हाई स्कूल में आ गए हैं तो इसलिए इसकी आपको अधिक ज्योग्राफी सब्जेक्ट में भी आप ये सब के बारे में पढ़ते होंगे। तो कोई एक चीज़ एक निश्चित अवधि के बार बार दोहराया जाए, वही मौसम फिर आ जाए, जुलाई अगस्त में बारिश का, दिसंबर में जाड़ा आ जाए, तो ये हम लोग को पहले से मालूम होता है। तो इस तरह की बातें जो है इसे हम कहते हैं आवर्त, यानी बार बार दोहराया जाने वाला एक निश्चित अवधि के बाद या निश्चित गुणों के बाद। अब यहाँ हम देख रहे हैं तत्वों के गुणों के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखा गया है कि तत्व जो है उनके भी गुण बार बार एक निश्चित समय के बाद, निश्चित अवधि के बाद वो सेम टू सेम आते हैं। तो यह जो एक प्रक्रिया है इसे हम अभी सीखेंगे बहुत ही विस्तार रूप से। और आप लोग इसके बारे में समझिए। वर्गीकरण से क्या तात्पर्य होता है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन अंग्रेजी में कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम अपने घरों में कोई भी चीज़ को एक खास जगह पे, जैसे किचन का सामान किचन में रखेंगे और पढ़ने लिखने का सामान आप अपने पढ़ने लिखने वाले कमरे में रखते हैं। तो हर चीज़ एक सुनिश्चित जगह पर है जहां आप जाते हैं और वो सामान ले लेते हैं। तो हम अपने घरों में ही हर चीज़ को एक निश्चित स्थान प्रदान किए हुए हैं और उसी आधार पर ये चलता है हमारा घर। ये अब यहाँ हम देखेंगे, हम लोग पहले बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे अनेकानेक हैं, लाखों हैं और कितने लाखों वर्षों से इनका उदय होता चला गया है और तरह तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे हैं। इनके बारे में पढ़ना आसान नहीं है। तो ये भी प्रक्रिया लगातार चली है कि हम इतने विशाल जो संख्या है इसको हम कैसे एक ग्रुप बनाकर, एक वर्ग बनाकर, जिसमें कि बहुत सारे समान गुण आए और उसको हम पढ़ने में हमें आसानी हो। तो यहाँ अभी हम कर रहे हैं तत्व के बारे में। किसके बारे में कर रहे हैं? तत्व के बारे में। अब आप जानिए कि 1800 ईस्वी तक जो है मात्र 30 तत्वों की जानकारी थी और रोज़ रोज़ कुछ नए अनुसंधान उस समय के वैज्ञानिक करते थे और उसी के आधार पर वह कुछ उनके गुण दोष जो भी है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब की जानकारी हासिल करते थे। सर्वप्रथम 1817 ईस्वी में डॉबरीनायर नाम के एक जर्मन वैज्ञानिक आए जिन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके से कुछ तत्वों के बारे में बताने की कोशिश की है। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ 3 तत्व अगर देखें, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो उसमें उन्होंने देखा कि एटॉमिक मास
बीच वाले का यानी कि सोडियम का उस दोनों के को मिलाकर उनका दोनों का जो एटॉमिक मास था उसका एवरेज था। क्या था? उसका एवरेज था। तो इस तरह से एक कुछ सिस्टम लगा जैसे कि निकल सकता है, पता चल सकता है, और वो उन्होंने उसे डॉबरीनायर्स का त्रिक कहा, डॉबरीनायर्स ट्रायड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है और आर्सेनिक का 74.9 है। तो उन दोनों का जब एवरेज आप लेंगे तो फॉस्फोरस जो बीच वाले हैं उनका लगभग 31 जो है वो आ जाएगा। फिर एक और देखिए आप, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इसमें कैल्शियम का 40.1 है, स्ट्रोंशियम का 87.6 है और बेरियम का 137.3 है। तो 40 पहला वाला और नीचे वाला 137.3 को जोड़कर 2 से भाग देंगे, एवरेज निकालेंगे तो बीच वाला आ जाएगा 87.6। इस तरह से एक तीसरा ग्रुप भी है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसमें भी वही सिद्धांत है और हम लोग ब्रोमीन का देखते हैं कि ऊपर वाला 35.5 और नीचे वाला 126.9 का एवरेज होता है 79.9। इस तरह से एक थोड़ी सिस्टम पैदा करने की कोशिश की गई और शुरू से ही वैज्ञानिक लोग ऐसा मानते थे कि तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण जो है, उनके अलग अलग कंपाउंड बनाने की जो क्षमता है वह कहीं न कहीं उनके एटॉमिक मास से जुड़ा हुआ है। तो यह एक छोटा सा एक आया सामने कि हाँ, एटॉमिक मास का कुछ न कुछ संबंध जो वो तत्वों के जो भौतिक रासायनिक गुण है उससे कुछ मिलता है। तो बाद में वैज्ञानिक जो आगे आए न्यूलैंड्स, उन्होंने इनकरेज होकर बहुत इससे आगे बढ़े और आगे बढ़कर उन्होंने एक बनाया न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ जो है वो डेवलप हुआ और वो सबसे छोटा हाइड्रोजन से लेकर थोडियम तक लगभग 56 तत्वों के बारे में उन्होंने एक टेबल बनाया। उसे कहा गया न्यूलैंड्स लॉ, जो है न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। यानी म्यूज़िक के तरह से उन्होंने बताया कि जैसे कि हम लोग हिंदी में, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में सारे गा म प धा नी सा, फिर सा आ गया, तो ये जो होता है फिर सा जो आ गया 8th वो रिपीट करेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं इंग्लिश में भी है डो रे मी फा सो ला टी। यानी म्यूज़िक जो है वो हमेशा एक सुर है और जो निश्चित रूप से बार बार रिपीट करता है कुछ समय बाद। तो ये उन्होंने आधार बनाया और आधार बनाकर वो हाइड्रोजन से लेकर थोडियम तक का जो है वो कोशिश किए एक टेबुलर फॉर्म बनाने का, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन के नीचे फ्लोरीन रखा गया, उसके नीचे क्लोरीन रखा गया, लेकिन उसके बाद आ गया कोबाल्ट, निकेल, फिर नीचे ब्रोमीन, तो बीच में एक एबरेशन आ गया। सेकंड देखते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कॉपर और रुबिडियम। तीसरा देखते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और स्ट्रोंशियम। फिर है बोरॉन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, यूट्रिडियम और लैंथेनियम। इसके बाद है आप जो देखते हैं कार्बन, सिलिकॉन, इस तरह से। फिर आगे देखते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज वगैरह, और आगे देखते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन। अब ये आयरन कैसे उसमें मैच कर रहा है? तो ये नहीं कर रहा है, ये हम लोग समझ गए। इसको देखने से, इस टेबल को देखने से लगता है कि कैल्शियम तक तो अच्छा गुण का 8वां जो तत्व है उनके गुण पहले वाले से रिजेंबल कर रहे थे, मिल रहे थे, और ये पता चल गया। लेकिन बाद में जो है वह गलत थोड़ा साबित हुआ, जैसे कि क्लोरीन के साथ कोबाल्ट और निकेल
नहीं हो सकता है। और आयरन जो उसका बहुत नज़दीकी है वह बहुत आगे कहीं पर है, जो कि नहीं हो सकता है। तो इस तरह से कुछ ये ऑक्टेव लॉ कुछ उतना रिजेक्ट हो गया ये म्यूज़िकल, और बहुत लोग, लेकिन उन्होंने इनकरेज बहुत किया कि इस कहीं ना कहीं एटॉमिक मास और जो भी उनके फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें कुछ कुछ रिलेशन है, कोरिलेशन है। यह बात तो साबित हुई। और इसमें पहले जो डॉब्रिनायर हुए उन्होंने त्रिक बनाया था, तो उनका बहुत छोटा सा प्रयोग था, लेकिन एक उत्साहवर्धक इसलिए कहा जाएगा इन सब लोगों को कि इन्होंने एक सोच परिकल्पना बनाई कि हम लोग तत्वों को डे बाय डे डिस्कवर करते जाएंगे, उनके कंपाउंड्स को, उनके जो भी फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इन सब का अध्ययन कर हम एक टेबुलर चार्ट बना सकेंगे। ऐसा इनकरेजमेंट मिलते गया। और बाद में जो है तो उसके आगे डॉब्रिनायर का तो और भी बहुत कुछ है कि उन्होंने प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट भी डिस्कवर किया था। इस तरह से साइंटिस्ट लोग दिन रात तत्वों के अनुसंधान में लगे रहते थे। और उसके बाद ये जो केओस था जिसका कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था, केओस का क्या अर्थ है? कुव्यवस्था, यानी सब कुछ, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मैंने अव्यवस्था जो ये तत्वों के बारे में था, इसको सर्वप्रथम रशियन साइंटिस्ट मेंडलीव ने बहुत बड़े पैमाने पर इसका बनाया इसको। और असल में यह आवर्त सारणी को मेंडलीव के नाम से ही जाना जाता है। वह रशियन साइंटिस्ट थे और 1872 ईस्वी तक उन्होंने उसका कंप्लीट कर लिया था, और वो जर्मन पत्रिका, शोध पत्रिका में वो छपी थी, और पूरे दुनिया भर के लोगों ने उन्हें सराहना की थी, और उनको एक तरह से पीरियोडिक टेबल का कह सकते हैं कि जन्मदाता हुए, और उनका आज तक उनका नाम बहुत ज़्यादा है। अब बात कर सकते हैं कि वो किए क्या। तो उनको भी ये विश्वास था कि जो तत्वों के जो एटॉमिक मास है वह कहीं ना कहीं उनके फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टी से कोरिलेशन में रहते हैं, संबंध बनाते रहते हैं, और इसमें कुछ रहस्य है जिसको वो जानने का बहुत ही सुंदर उपाय निकाले। उन्होंने क्या किया, तो तत्वों के बारे में ये हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हाइड्रोजन के साथ संयोग करते हैं और ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं। तो तत्वों का नाम उन्होंने रखा आर से डिनोट करा, और उसको हाइड्राइड और ऑक्साइड्स बनाकर उसका चेक किया, और तभी वही उनका मेन सोर्स था। मेन सोर्स क्या था? उन्होंने ऑक्साइड्स बनाया, हाइड्राइड्स बनाया, उसके आधार में उन्होंने देखा यौगिक का संयोजकता, ये सब कुछ कुछ जानकारी हासिल हुई, और फिर सिमिलर प्रॉपर्टीज़, जो भी प्रॉपर्टीज़ थे वो एक कार्ड पर लिखते चले गए, और बाद में उसको पिन करते गए, जैसे सॉर्टिंग करते हैं, अलग अलग करते हैं, इसमें ये गुण सेम है, इसमें ये गुण सेम है, इसमें ये गुण सेम है, और इस तरह से उन्होंने एक दीवार पर उसको जो भी सिमिलर था उसको पिन कर करके टांगते चले गए, और ऐसे करके उन्होंने बनाया, और बहुत कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखाई पड़ने लगा कि सेम सेम है, और यह एक ब्रेक थ्रू था। इसमें उन्होंने जो उदग्र जो बनाया था उसे कहता है कि जो वर्टिकल है उसको कहा गया ग्रुप। क्या कहा गया? ग्रुप। और जो क्षैतिज थे, उस जो हॉरिजॉन्टल थे, उन्हें बताया गया पीरियड। तो 6 पीरियड बनाया उन्होंने, और 8 बना दिया ग्रुप्स, और उसके आधार पर जो है सारा कुछ को 63 एलिमेंट्स की जानकारी दी गई, और सब बहुत इसकी सराहना हुई, और इस पर एक पूरा सिस्टम सामने आ गया कि अब हम लोग इसमें आगे बहुत बढ़ सकते हैं। ये 1872 में जो है इसको किया गया,
छपा ये जर्मन पत्रिका वगैरह में, शोध प्रतीक्षा इसमें। और बाद में अब इसको एक सिस्टम मान लिया गया कि अब हम लोग इस आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। अब ये कंक्रीट कुछ पिक्चर सामने आ गई। अब इसको आप देखें इस टेबल को, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ग्रुप्स हैं, और नीचे वाले सारे जो हैं पीरियड्स हैं। जो क्षैतिज हैं वो सबको पीरियड्स उन्होंने कहा, और उन्होंने सबका ऑक्साइड हाइड्राइड का फॉर्मूला लिख दिया, 1 के सामने, 2 के सामने, 3 के सामने, 4 5 6 7 8 सब के सामने उन्होंने लिख दिया। और जैसे ऑक्साइड लिखा ग्रुप 1 का R2O और RH, दूसरे का लिखा RO और RH2। तो ऐसे करके, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि वो कैसा ऑक्साइड और कैसा हाइड्राइड बनाते हैं, उसको आधार मानकर उन्होंने ग्रुपिंग किया है। पीरियड्स में उन्होंने इस तरह से चलाया कि 6 तक उन्होंने किया, लेकिन सब में ए बी करके दिया कि उन्हें मालूम नहीं था कि कौन सा तत्व उसी टाइप का सिमिलर आएगा। अब ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से ये चल रहा था। एटॉमिक मास एक पॉइंट में, दशमलव में बहुत एक फाइन अगर देखें तो, जैसे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन का 1.008 है, तो इतना 3 दशमलव तक निकाला हुआ है। अब है कि 1.008 के बाद कोई आ सकता है, तो जगह तो खाली रखना पड़ेगा ना। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारा जगह खाली रखा और इसको आगे बढ़ाया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हुआ क्या क्या फ़ायदा हुआ। अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीफ इसमें यही है कि उन्होंने कुछ स्थान खाली रखा, यही सोचकर कि आगे भविष्य में तत्वों का डिस्कवरी तो लगातार चल रहा था, तो कुछ अगर वैसा आएगा तो वो उस जगह पर सेट हो जाएगा। जैसे उन्होंने बनाया इका बोरन, इका एल्युमिनियम और इका सिलिकॉन, ये सब जगह खाली रखा। बाद में जब उसका शोध हुआ तो जितना उन्होंने अंदाज़ा लगाया था बिल्कुल सही बैठा, और ये इका बोरन स्कैंडियम और एल्युमिनियम गैलियम और इका एल्युमिनियम और इका सिलिकॉन हो गया जर्मेनियम, और उनको उसका उचित स्थान मिल गया क्योंकि वो जगह उन्होंने खाली रखा था। तो ऐसा उन्होंने अनुसंधान करते हुए उनको कुछ वैसे मिले जिसके बारे में उन्हें अधिक जानकारी नहीं हासिल हुई, तो उन्होंने संस्कृत एक इका लगा करके उसको मिलता जुलता सोच के उस जगह पे लिख दिया। तो यानी वो वेकेंट स्पेस था और संस्कृत का ये इका लगकर वो उस तरह से उस एलिमेंट का नाम रख दिए अपने मन से। लेकिन ये अचीवमेंट बहुत बड़ा था और बाद में ये पूरी तरह साबित हुआ कि उसका एटॉमिक मास, उसका वैलेंसी, उसका यौगिक बनाने की क्षमता और सब कुछ बिल्कुल सेम था, और इस तरह से उनका ये बहुत ही बड़ी सफलता मानी गई कि जगह छोड़ छोड़ के उन्होंने बनाया था। इसके बाद उन्होंने क्या किया एक और, कि उन्होंने बहुत जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस आप लोग जानते हैं, हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, राडन है, ये उसके बहुत दिन बाद ये पता चला। इनके जीवन में ये सब पता नहीं चला, बहुत बाद में ये सब पता चला, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने बस एक खाली अपना रख दिया था और बहुत ही आराम से बिना पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए हुए वो सब अपना स्थान उनको मिल गया। ये सब जो है मेंडलीफ की बहुत बड़ी बड़ी सफलता है। लेकिन इसके बाद कुछ इनके लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस है ऐसा कि उन्होंने हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया। उन्हें पता नहीं चला कि हाइड्रोजन कहाँ रहना चाहिए। वो हैलोजन से भी उसकी प्रकृति मिलती है, क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से भी, और उसकी अल्कलाइन मेटल्स जो है उससे भी उसकी प्रकृति मिलती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि वह क्लोरीन से यौगिक बनाता है HCl, जैसे सोडियम बना लेता है सोडियम क्लोराइड, उसी तरह से H2O बना लेता है, जिसे कि वो बनाता है सोडियम बना लेता है Na2O, जैसे ये H2S बना लेता है तो वो बना लेता है Na2S। तो यहाँ हम देखते हैं कि
चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो सल्फ़र हो, ये सब बहुत रिएक्टिव होते हैं, सबके साथ वो यौगिक बना लेता है। और इस तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है बहुत ही रिएक्टिव, सोडियम से कितना मिलता जुलता है, जबकि वो सबसे ये है स्मॉलेस्ट है, वो सबसे छोटा है, 1.008 आपने देखा एटॉमिक मास है, लेकिन उसने प्रकृति दिखाई है एल्कलाइन अर्थ मेटल का वो गैस है, लेकिन उसने मेटल की प्रकृति दिखलाई। तो इस तरह से क्या होगा, तब तो उसको 1 में ही रखा जाएगा, सोडियम लिथियम सबके साथ। और क्या बात है कि वो क्लोरीन का भी बहुत सारा बनाता है, जैसे वो बना लेता है मेटल के साथ, नॉन मेटल सबके साथ हाइड्राइड, जैसे मैग्नीशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड बना लेता है, जैसे अमोनिया NH3 बना लिया, PH3 बना लिया। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि यह निगेटिव रेडिकल जैसा काम कर रहा है, जो हैलोजन की प्रकृति है। तो हम देखते हैं कि यह दोनों जगह इसको रखना चाहिए। तो ये उनकी कमी थी कि इसके बारे में उन्होंने सही उसको हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाए। और एक उनकी कमी थी कि आइसोटोप्स आप लोग नाम सुने होंगे, वो है समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब होता है, आइसोटोप्स का मतलब होता है कि उसके प्रकृति केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन उसके समान है, लेकिन उसका एटॉमिक मास भिन्न भिन्न है। जैसे क्लोरीन 35 भी है और क्लोरीन 37 भी है। तो अब ये कहाँ रखा जाएगा, क्लोरीन 35 को हम कहाँ रखेंगे और क्लोरीन 37 को हम कहाँ रखेंगे। तो यह एक समस्या आई कि आइसोटोप्स के बारे में उन्हें कोई इस तरह से समझ नहीं आई कि इसको क्या करना चाहिए। तो यह एक लिमिटेशन है। इसके बाद मैंने पहले भी कहा कि लिमिटेशन ये है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के क्रम में ये बनाया गया है। अब बीच बीच में कौन आ जाएगा, कौन सा एटॉमिक मास वाला तत्व भविष्य में डिस्कवर हो जाएगा, तो अब कितना होगा, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, इसको वो नहीं ठीक से बतला सके हैं। तो यहाँ तक ही उनका लिमिटेशन रहा, जिसमें वो बहुत सारे कंपाउंड्स का निर्माण तो हुआ ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और ढेर सारे कंपाउंड्स के बारे में जानकारी हासिल हुई धीरे धीरे। लेकिन आगे जो है कि अभी उसमें लिमिटेशंस थे, और ये सब के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे हम लोग। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको ठीक से समझेंगे। तो बच्चों, आज आपको मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि हम लोग क्या क्या किए। तो हम लोग आवर्त का मतलब समझे। आवर्त का मतलब जो रेकरेंट हो, जो निश्चित अवधि पर दोबारा वो परिलक्षित हो, उसे हम लोग कहते हैं आवर्त। मैंने बताया हम लोग का मौसम, दिन रात इस तरह से कैसे बार बार सेम टू सेम होता है। इसके बाद हम लोग सीखे क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इतने असंख्य चीज़ें हैं और उनको हमको सही तरीके से पढ़ना है, समझना है, इस दुनिया को जानना है। तो इसके लिए हमें ज़रूर वर्गीकरण करके एक सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले ग्रुप को बनाना है, निर्माण करना, तभी हम सुविधा से इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर आपने सीखा डॉब्रिनायर का त्रिक, जो पहले 1817 ईस्वी में उन्होंने आरंभ किया। आज तो हम लोग 118 तत्वों की जानकारी रखते हैं, लेकिन उस समय मात्र 30 ही तत्वों की जानकारी थी, और उसी आधार पर उन्होंने एक त्रिक बनाया था, और जिसमें उन्होंने दिखाया था कि पहले वाले तत्व, नीचे वाले तत्व, बीच वाला उसका एवरेज होता है, एटॉमिक मास का वो जो है दोनों का एवरेज वो होता है, बीच वाला सभी। ये हम लोग अभी टेबल भी देखे थे, फिर से आप देखिए और अपने से आप उसको एवरेज भी निकाल कर देखिए कि ये है कि नहीं। और ये उनका एक सर्वप्रथम तत्वों को समझने की, कोरिलेशन करने की, कि उनके गुण जो है वो एटॉमिक मास से कहीं न कहीं रिजेंबल करते हैं, कोरिलेट करते हैं, उससे कुछ आगे
निकल सकता है कि और भी हमको जानकारी मिल सकती है। तो डॉबरिनायर फर्स्ट है, उनका ट्रायड, उनकी त्रिक, और बाद में न्यूलैंड ने बनाया, जो कि बनाया ऑक्टेव लॉ, वो म्यूज़िक के आधार पर दिया और उसने बहुत ही अच्छा किया। लेकिन कैल्शियम तक ही सब जो है 8वां तत्व जो है वो गुणों को प्रदर्शित करता है सेम टू सेम। उसके बाद वो थोड़ा भटक गया, और जिसका एक एग्जाम्पल है आपका कि कोबाल्ट निकल पहले में रख दिया और आयरन को तो लास्ट में रख दिया। तो कहीं न कहीं ये सब गड़बड़ी आई, तो लगा कि ये बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है और रिजेक्शन भी मिला। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट लोग इस पर आगे बढ़ गए। तब जाकर रशियन साइंटिस्ट जो आए, सबसे महान मेंडलीफ, और उन्होंने इस पर विस्तार से काम किया और 63 तत्वों को लेकर वो चले और बिल्कुल ही सिस्टमैटिक तरीके से जो है उनको कुछ आया कि नहीं, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वह एटॉमिक मास से कोरिलेशन उसका है। और उसके आधार पर उन्होंने सारे पहले तो ऑक्साइड हाइड्राइड्स बनाकर उसको ग्रुपिंग किया, और बाद में तो 8 ग्रुप बनाया जो खड़े हैं, उदग्र हैं, और क्षैतिज जो है उन्हें पीरियड कहा, वो 6 बनाया। और उसमें वो धीरे धीरे तत्वों को उसके गुणों के आधार पर एक पूरा कार्ड पर लिख के एक बड़ा सा बनाया था अपने दीवार में टांग कर, और धीरे धीरे उसको अपने टेबुलर फॉर्म में उसको लाया। बीच बीच में जगह भी छोड़ा, और जगह छोड़ के वह इसमें काम किया। अब इसमें एक और लिमिटेशन है जो आपको टेबल देखिए तो आपको ध्यान होगा कि वो कहा कि उन्होंने कहा था कि बढ़ते क्रम में इन जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में होना चाहिए, लेकिन उनका खुद ही इसमें एबरेशन एक आ गया है कि आयरन, कोबाल्ट और निकेल में कोबाल्ट का ज़्यादा है एटॉमिक मास, लेकिन वो निकेल से पहले रखा गया है। तो ये एक एबरेशन, आपको ये सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। तो और एक दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह है कि जो टेलुरियम है, वो टेलुरियम जो है वो आयोडीन से जो है वह ज़्यादा है, लेकिन उसको पहले रख दिया गया है। तो ये थोड़ा थोड़ा एब्रेशंस है। इसको भी बाद में जब एटॉमिक नंबर जब 1913 में हेनरी मोसले ने जब बनाया, तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आधार करके एटॉमिक नंबर जिसे जेड से हम डिनोट करते हैं, वहाँ जब गया तो ये सारी एनोमलीज जो है बहुत हद तक लगभग ज़ीरो हो गई। और आज भी वही चल रहा है। तो बच्चों, मैंने आपको दोहरा दिया, इस टेबल को आप खुद से बनाएंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे कि क्या अचीवमेंट हुआ है और क्या इसमें लिमिटेशंस हुआ है, कमी है, जिसको साइंटिस्ट लगातार इसको सही करने का प्रयास करते रहे। तो आज बच्चों, आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर हम लोग अगली कक्षा में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी को डिटेल में पढ़ेंगे, जो हेनरी मोसले ने बनाया था जब एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा जानकारी हो गया तब। तो बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। तो ये इतिहास था। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो असल में हम लोग पूरा डिटेल उसको पढ़ेंगे। तो धन्यवाद आपका।